सैयां बेईमान पार्ट 2। क्या हुआ? बोलकर वह तेजी से अपने घर की तरफ भागी। जब वह घर के पास आई तो उसने देखा कि एक चमचमाती हुई बड़ी सी महंगी कार उसके घर के सामने खड़ी है और मोहल्ले भर के बच्चे कार को छू लेने की ललक से खड़े थे। तो बड़े यह जानने के लिए कि इतनी शानदार कार से कौन आया है और क्यों आया है। वृंदा को भी काफ़ी आश्चर्य हुआ और वह लोगों के बीच से रास्ता बनाती हुई घर के अंदर गई तो अवाक रह गई। अंदर गिरधारी जी बैठे हुए थे और उनके सामने अम्मा, बाबा और विवेक बैठे थे। वृंदा को देख बिमला देवी ने बनावटी प्यार चेहरे पर लाकर कहा, पास आओ बिटिया, गिरधारी जी के पैर छूकर आशीर्वाद लो, ये तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आए हैं। बिमला की बात सुनकर वृंदा अवाक रह गई। उसे चुपचाप खड़ा देख गिरधारी जी ने कहा, बेटी, दरअसल मैं फ्यूचर विजन कंपनी का मालिक हूँ और अपने इकलौते बेटे रवि डालमिया का तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आया हूँ। जिस बच्चे को तुम्हारे कारण आज नया जीवन मिला, क्या तुम उसकी माँ बनोगी? वृंदा को लगा जैसे वह सपना देख रही है। फ्यूचर विजन का अरबों का एम्पायर था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहें। उसे चुप खड़ा देख बिमला देवी ने बगल में बैठे अपने पति को अपने कोहनी से हुड़क कर कुछ कहने का इशारा किया। पत्नी की बात नहीं माने इतनी हिम्मत वृंदा के पिता जगमोहन में नहीं थी। सो उसने कहा, वृंदा सोच क्या रही है? आगे बढ़कर अपने ससुर जी के पैर छूकर आशीर्वाद ले। पिता की बात सुनकर सर झुकाए वृंदा ने गिरधारी जी के पैर छुए। वृंदा को आशीर्वाद देते हुए गिरधारी जी ने अपने पास खड़े अपने सबसे पुराने और विश्वासी नौकर से कहा, रामदीन, जाओ गाड़ी में से शगुन का सारा सामान निकाल कर ले जाओ। जी मालिक, कह रामदीन कमरे से बाहर गया और ड्राइवर के साथ एक के बाद एक सामान निकाल कर कमरे में रखने लगा। देखते देखते कमरा फलों, मिठाइयों, कपड़ों और गहनों से भर गया। एक साथ इतनी सारी सौगात देख बिमला देवी और जगमोहन की आंखें चुंधिया उठी। वहीं विवेक ललचाई नजरों से सारे सामान को देखने लगा। गिरधारी जी ने गहनों के बीच से एक बड़ा गहने का डब्बा उठाया और बोले, बेटी, यह हमारा खानदानी हार है, इसे शादी में जरूर पहनना और ये सारे गहने तुम्हारे लिए हैं, सब रख लो। अभी वृंदा कुछ बोल पाती इससे पहले ही बिमला देवी बोल पड़ी, समधी जी, हमारे यहाँ लड़की की माँ को भी गहने कपड़े देने का रिवाज है। ठीक है, तो जो आपको पसंद आए आप रख लेना, बस इस खानदानी हार को मत छूना। गिरधारी जी ने मुस्कुराते हुए कहा। वे मन ही मन बिमला के मन का लालच समझ गए थे। समधी जी, एक बात कहनी थी, अगर आप इजाज़त दें तो। वृंदा के पिता जगमोहन ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ कहिए ना, हमारी हैसियत तो आपके नौकरों से भी कम की है। हम शादी का भारी खर्च कैसे उठा पाएंगे? आपको कोई खर्च नहीं उठाना है, सारा आयोजन मैं करूंगा, बस आपको अपना यह हीरा मेरी झोली में डाल देना है, गिरधारी जी ने कहा। हाँ हाँ समधी जी, उससे हमें कब इनकार है, जगमोहन ने खुश होते हुए कहा। ठीक है, फिर रिश्ता पक्का। मैं जल्दी ही शादी का मुहूर्त निकलवा कर आपको खबर करता हूँ। और हाँ,
यह है मेरे बेटे की तस्वीर। कहते हुए गिरधारी जी ने अपने बेटे की फोटो जानबूझकर टेबल पर ऐसे रखी कि वृंदा भी उसे देख ले। तस्वीर देखकर वृंदा का मन जैसे खो गया। उसने तो कभी इतने हैंडसम और धनवान लड़के की कल्पना भी नहीं की थी। अंदर ही अंदर वह खुशी से पागल हो गई और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद किया। हे ईश्वर, तूने मुझे कितना भाग्यशाली बनाया है। जो मैंने कभी सोचा नहीं था वैसी इतनी बड़ी खुशी मुझे दे दी। शायद मेरे पूर्व जन्मों के किसी अच्छे कर्म का फल है। अभी वृंदा अपनी सोच में ही गुम थी कि गिरधारी जी ने कहा, मैंने अभी वृंदा बिटिया की फ़ोटो अपने मोबाइल से ले ली है, जाकर अपने बेटे को दिखाऊंगा, तो अब मैं चलता हूँ। कहते हुए गिरधारी जी उठे और रामधन के साथ कमरे से बाहर निकल गए। गिरधारी जी के जाते ही विवेक महंगी मिठाइयों पर टूट पड़ा और बिमला ने सारे गहनों पर कब्जा जमाते हुए कहा, मुझे ये सारे गहने पसंद हैं। वृंदा, अपने ससुर से कहकर शादी के बाद और गहने बनवा लेना, समझी। और अम्मा, दीदी को कहो कि वहाँ से कुछ माल इधर भी करती जाए, ताकि हमारे जीवन की गाड़ी भी मौज मस्ती से आगे बढ़े। विवेक ने मुंह में मिठाई ठूंसते हुए कहा, करेगी ही मेरी रानी बिटिया। सुन लिया ना वृंदा, जैसा विवेक ने कहा है वैसा ही करते रहना चुपचाप, नहीं तो तेरी जिंदगी में ऐसी आग लगाऊंगी कि ना तो तू जी सकेगी ना ही मर सकेगी। विमला देवी ने वृंदा के पास आ कड़े शब्दों में ऐसा कहा। सुनकर वृंदा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने बाबा जगमोहन की तरफ देखा। जगमोहन को विमला के सामने कुछ कहने की हिम्मत तो नहीं थी, सो उसने दुखी होकर केवल इतना कहा, अपने कमरे में जाकर आराम कर ले बिटिया। वृंदा अपने बाबा की मजबूरी समझती थी, सो हाथ में खानदानी हार का पैकेट लिए वह अपने कमरे में चली गई। डालमिया बिल्ला ने डालमिया बिल्ला में शाम को जब रवि ऑफिस से घर आया तो गिरधारी जी ने मोबाइल पर वृंदा की तस्वीर खोल उसे दिखाते हुए कहा, इसे देखो रवि, कैसी है। रवि ने एक नज़र देखकर तस्वीर पर से नज़र हटाते हुए कहा, हाँ, अच्छी तस्वीर है। मैंने इससे तुम्हारी शादी पक्की कर दी है। क्या? मैं तो आपको बता चुका हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी। फिर? रवि ने आश्चर्य और गहरे दुख से कहा, बेटा, कब तक तुम सारिका के गम में डूबे रहोगे। डैड, सारिका मेरी जिंदगी है, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। रिजू के बारे में भी तो सोचो, मेरी ढलती उम्र है और तुम काम में ही बिजी रहते हो। कहते हुए गिरधारी जी ने आज सुबह की सारी घटना रवि को सुना दी। सब कुछ सुनने के बाद रवि ने कहा, ठीक है, मैं कल और भी आया हायर कर दूंगा। किसी एक या दो पर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। बेटा, तुम समझ नहीं रहे, मैं वहाँ लड़की वालों को शगुन भी दे आया हूँ, गिरधारी जी ने जोर देकर कहा। लेकिन अपने डैडी की बात को अनसुना कर रवि ने आया को बुलाकर अपने बेटे ऋषि को गोद में लिया और अपने कमरे में चला गया। रवि अपने बेटे को हमेशा रात में अपने साथ ही सुलाता था। वह ऋषि को अपने बगल में लिटाकर खूब प्यार करने लगा। ऋषि को
चूमते चूमते उसे सारिका की याद आई और उसकी आंखें भर आई। सारिका कितनी चंचल और हंसमुख थी, कितनी दिलकश थी। उससे वह पहली मुलाकात सोचते हुए रवि की आंखों के सामने सारिका से पहली मुलाकात का दृश्य घूम गया। सर्दियां बस शुरू ही हुई थी और वह अपने मॉडिफाई बिली ओपन जीप से हिमाचल होते हुए लद्दाख जा रहा था। एक ढाबे के पास जैसे ही उसने अपनी जीप रोकी, उसके पीछे आ रही रोड मास्टर बाइक भी ठीक उसकी जीप के बगल में आकर रुक गई। रवि ने एक उड़ती हुई नज़र बाइक पर डाली। बाइकर ने ब्लैक शू के साथ ब्लैक लेदर की पैंट और ब्लैक लेदर जैकेट और ब्लैक ग्लव्स पहन रखे थे और ब्लैक हेलमेट से उसका चेहरा पूरी तरह से कवर था। ऊपर से नीचे ब्लैक में ढके बाइकर को देख रवि के होठों पर मुस्कान थिरक गई। वह मुस्कुराते हुए अपनी जीप से उतरा और ढाबे की तरफ बढ़ा। अभी वह ढाबे में इन करने वाला ही था कि पीछे से किसी ने उसके दाएं कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, हाय हैंडसम। किसी लड़की की आवाज़ सुनकर रवि चौंक कर पीछे मुड़ा तो वही ब्लैक बाइकर हाथ में अपना हेलमेट लिए खड़ी मुस्कुरा रही थी और उसके बालों की कुछ लटें हवा में लहराती हुई उसके गोरे मासूम से चेहरे पर फैल रही थी। उसकी खूबसूरती में पहाड़ों की ताज़ी हवा की तरह ताजगी थी। रवि सब कुछ भूलकर उसे देखता रह गया। रवि अपलक अपनी तरफ देखता देख लड़की खिलखिलाकर हंसती हुई बोली, कभी किसी लड़की को देखा नहीं क्या? लड़की की आवाज़ से रवि की तंद्रा टूटी और उसने थोड़ा चिढ़कर कहा, सॉरी, मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन मैं तो तुम्हें जानती हूँ। लड़की ने हंसते हुए कहा। कैसे? रवि उसकी बातों से हैरान होता हुआ बोला, अरे अभी ही तो जीप से उतरते हुए मुझे देखकर तुम मुस्कुरा रहे थे। लड़की की बात सुन रवि को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कहा, सॉरी, वो तो जरा सा बस ऐसे सॉरी से काम नहीं चलेगा, गर्मा गर्म चाय पिलानी पड़ेगी। कहते हुए मुस्कुराती लड़की ने अपना दायां हाथ शेक हैंड के लिए बढ़ाते हुए कहा, आई एम सारिका त्रिवेदी। रवि ने तुरंत हाथ मिलाते हुए कहा, आई एम रवि डालमिया। वाह, मिलियोनर डालमिया फैमिली से। यस, फिर तो डालमिया साहब चाय के साथ गर्मा गर्म मैगी भी खिलानी होगी। सारिका ने हंसते हुए कहा। श्योर, प्लीज कम, रवि ने कहा और सारिका के साथ टेबल पर बैठ मैगी के साथ चाय का ऑर्डर कर दिया। फिर सारिका की तरफ देखते हुए बोला, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम त्रिवेदी ग्रुप्स के चेयरमैन अरविंद त्रिवेदी की बेटी हो। सही पकड़े हैं। सारिका ने इस अंदाज में यह कहा कि रवि भी हंस पड़ा। इसके बाद तो लद्दाख में जब तक वह रहा, सारिका के साथ ही घूमता रहा। इतनी सहजता से वह उसके दिल की गहराइयों में उतरती चली गई थी कि उसने बिना वह खुद को अधूरा महसूस करने लगा था और लद्दाख से वापस आते ही वह सारिका को पाने के लिए बेचैन हो उठा था। अब वह सारिका की जगह किसी की कल्पना भी नहीं कर सकता। सोचते हुए रवि की आंखों से आंसू बह निकले। सुबह जैसे ही रवि ऑफिस के लिए तैयार होकर डाइनिंग हॉल में आया, उसने देखा कि उसके डैड गिरधारी जी मुंह चढ़ाए बैठे हैं और टेबल खाली है। यह देख
उसका मन खिन्न हो गया और उसने पूछा, क्या हुआ डैड, आज ब्रेकफास्ट नहीं करना क्या? जब तक तू शादी के लिए हाँ नहीं करता, इस घर के नौकर कोई काम नहीं करेंगे, यह मेरा आदेश है। लेकिन डैड, रवि ने लाचारगी से कहा, लेकिन कुछ नहीं, तुझे मेरी इज्जत की जरा भी फिक्र नहीं, तो मैं क्यों तेरी परवाह करूं? गिरधारी जी ने चिढ़कर बोले। पर डैड, आप मुझे नहीं समझेंगे तो कौन मुझे समझेगा? तुम भी तो मुझे नहीं समझ रहे हो, केवल मैं ही कब तक तुझे समझता रहूं? और पूरे घंटे भर चली बाप बेटे की इस बहस का परिणाम यह हुआ कि रवि को हार कर शादी के लिए हाँ कहना पड़ा। रवि की हाँ सुनकर गिरधारी जी की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उन्हें अंतिम समय में अपनी पत्नी से किया वादा याद आया। तब रवि कॉलेज में पढ़ता था। सुगंधा ने मरने से पहले उनका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा था, सुनो जी, मेरे रवि का ख्याल रखना और मेरे पास तभी आना जब रवि के जीवन में खुशियों की बहार हो। गिरधारी जी ने अपनी आंखें पोंछते हुए अपने आप से कहा, तुमसे किया हर वादा जरूर निभाऊंगा सुगंधा। और फिर गिरधारी जी ने पंडित जी को बुलाकर सबसे नज़दीक का शादी का मुहूर्त निकलवा वृंदा के घर तारीख भिजवा दी और खुद शादी की तैयारियों में लग गए। मन ही मन सपने सजाती वृंदा अपनी किस्मत पर इतरा रही थी। उसका दूल्हा इतना खूबसूरत और शहर का सबसे अमीर आदमी होगा, ऐसा उसने सपने में भी नहीं सोचा था। सोते जागते वृंदा की आंखों में शादी के बाद के कई हसीन सपने तैरने लगे थे। जब से शादी की तारीख मालूम हो गई थी, तब से तो जैसे उसके सपनों को पंख मिल गए थे। सपनों की उड़ान भरते भरते कब वृंदा शादी के मंडप पर बैठ गई, उसे पता ही नहीं चला। जब तक शादी चलती रही, वह कनखियों से रवि को देखती, सपनों की दुनिया में खोई मुस्कुराती रही। उसके कानों में पंडित के बोले मंत्र भी नहीं पड़ रहे थे। यहाँ तक कि विदाई में भी वह खुशियों से भरी हुई थी और उसकी आंखों से बस आंसू की कुछ बूंदें ही निकल पाई थी। दूसरी तरफ रवि शादी की सारी रस्में मुंह सुजाए अनमने ढंग से निभा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कब शादी की रस्में खत्म हों और उसकी जान छूटे। विदाई के बाद ससुराल में पहुंचते ही वृंदा घर की लेडीज स्टाफ से घिर गई थी। कोई उसे कुछ खिला रही थी तो कोई रात के लिए उसका श्रृंगार करने की तैयारी कर रही थी। इन सब के बीच वृंदा अपने सुनहले सपनों की उड़ान थामे बेसब्री से रात का इंतजार कर रही थी। आखिर वृंदा का इंतजार खत्म हुआ और रात में उसे काफ़ी खूबसूरती से सजाकर एक बड़े से शानदार कमरे में पहुंचा दिया गया। कमरे में एक आलीशान बेड था जिस पर सफ़ेद मखमली चादर बिछी हुई थी। पूरा कमरा सफ़ेद मोगरा और नीले आर्किड से सजा सुगंध से भरा हुआ था। वृंदा को लगा जैसे वह स्वर्ग में पहुंच गई है। एक आया ने उसे बेड पर बैठने का इशारा किया। वृंदा चुपचाप शर्माते हुए बैठ गई। तभी कमरे के बाहर गिरधारी जी की आवाज़ गूंजी, अरे अरे, कहाँ जा रही हो, इधर सुनो। वृंदा ने सर उठाकर देखा तो एक आया सोए हुए रिसु को लेकर कमरे में आ रही थी। गिरधारी जी की बात सुनकर आया ने कहा, रवि सर का हुक्म है कि रिसु बाबा को सोते ही उनकी कमरे में पहुंचा दिया जाए। रिसु बाबा तो रोज़ रवि सर के साथ ही सोते हैं। हाँ, लेकिन आज रिसु बाबा अपने दादू के साथ सोएंगे। बोलते हुए गिरधारी जी ने आया की गोद से रिसु को अपनी गोद में ले लिया। गिरधारी जी की यह बात वृंदा ने सुनी तो शर्माकर अपने आप में और सिमट गई। तभी अचानक उसे शादी के मंडप पर बैठे रवि का चेहरा याद आया और वह सोचने लगी, शादी के समय या उसके बाद
मैंने रवि के चेहरे पर कभी हल्की मुस्कान भी नहीं देखी। पता नहीं क्या बात है, शायद रिसु की माँ की याद के कारण दुखी होंगे, पर इसमें मेरा क्या कसूर। अब जाने वे मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। तभी रवि कमरे में आया और सजे सजाए हुए बेड पर वृंदा को बैठा देख अपना आपा खो बैठा और गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, यह क्या नौटंकी लगा रखी है। रवि की बात सुन वृंदा के सारे सपने जैसे एक साथ ही बिना किसी आवाज के टूटकर बिखर गए। उसने आंसुओं से भरी आंखें उठाकर रवि की तरफ देखते हुए कुछ कहना चाहा, लेकिन तभी रवि ने वृंदा का हाथ पकड़ उसे बेड पर से उतार दिया और खींचते हुए एक दूसरे रूम में ले जाकर बोला, आज से यही तुम्हारा कमरा है। मेरे कमरे की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, समझी। और वह कमरे से बाहर चला गया। वृंदा कुछ पल के लिए तो यह समझ ही नहीं पाई कि अभी अभी जो घटा वह क्या था। कुछ सेकंड के बाद उसे अपनी स्थिति का अनुभव हुआ और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह वहीं बेड पर औंधे मुंह लेट रोने लगी। रोते रोते उसकी हिचकियां बंध गई थी, पर उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। उसके मन में लगातार यही ख्याल आ रहा था, जाने कैसी फूटी किस्मत पाई है मैंने। बचपन से आज तक झिड़कियों के अलावा कुछ नहीं मिला। सोचा था शादी के बाद प्यार नसीब होगा, लेकिन वह भी। यह ख्याल आते ही उसके अंदर से जोरों की रुलाई फूटी और मन में नकारात्मक विचारों का एक सिलसिला सा बन गया। मैं इस दुनिया में क्यों जिंदा हूँ? क्या केवल सबकी झिड़कियाँ सुनने के लिए? क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि कोई मुझे प्यार नहीं कर सकता? ऐसे में जी कर ही क्या होगा, मुझे मर ही जाना चाहिए। अब तो किसी के मुंह दिखाने लायक भी नहीं रही। सुबह घर के सारे नौकर चाकर मुझे देखकर हंसेंगे। नहीं, नहीं, मैं किसी को अपना मुंह नहीं दिखा सकती, मुझे मर ही जाना चाहिए। और भावनाओं के इस बहते आवेग में वृंदा ने अपने लहंगे के साथ पहना हुआ दुपट्टा उतार कर पंखे से बांधा और पंखे के नीचे स्टूल खींचकर खड़ी हो रोते हुए दुपट्टे के लटकते सिर से फंदा बना गले में डाल लिया। तभी अचानक कमरे के अंदर ठंडी हवा का एक झोंका आया और पूरा कमरा सुगंध से भर गया। स्टूल पर गले में फांसी का फंदा डाले खड़ी रोती वृंदा स्टूल को पैरों से ठेलने ही वाली थी कि उसके कानों में एक मीठी आवाज गूंजी, वृंदा, रुको वृंदा। वृंदा को लगा जैसे उसके कानों में संगीत की मीठी लहर गूंजी हो। उसने अपने चारों तरफ गर्दन घुमा कर देखा तो उसे अपने सामने एक सफेद परछाई मुस्कुराती खड़ी दिखाई दी। वृंदा ने घबरा कर पूछा कि कौन हो तुम? मैं सारिका हूँ, वृंदा, रिसु की माँ। लेकिन तुम तो मर चुकी हो। हाँ, मेरी सांसें थम चुकी हैं, लेकिन मेरी आत्मा अभी भी जिंदगी और मौत के बीच अटकी हुई है। क्या क्या कह रही हो तुम? मैं अपने बच्चे को छोड़कर मुक्त नहीं हो पा रही वृंदा। तुमने जब रोड पर मेरे बच्चे की जान बचाई, मैं वहीं खड़ी तुम्हें देख रही थी। तुम स्टूल से उतरकर मेरे पास आओ वृंदा, मुझे तुमसे और भी कुछ कहना है। सारिका की बातों में घुले दर्द ने वृंदा पर असर किया और फांसी का फंदा गले से निकाल आंखें पोंछती वह स्टूल से उतरकर सारिका के सामने जाकर खड़ी हो गई। वृंदा ने देखा कि सारिका की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने पूछा, तुम रो क्यों रही हो? मैं एक बदनसीब माँ हूँ वृंदा। अपने बच्चे को देख सकती हूँ पर उसके लिए कुछ कर ही नहीं सकती। तुम एक स्त्री हो और बिन माँ के बच्चे का दर्द भी जानती हो, तो क्या तुम मुझसे एक वादा करोगी? क्या कहना चाहती हो? मेरे रिसु की माँ की कमी पूरी कर दो वृंदा।
प्लीज़ कहकर सारिका हाथ जोड़ फूट फूट कर रोने लगी। पर मैं ऐसा कैसे कर पाऊंगी? रवि तो वह दिल का बुरा नहीं है, बस उसका जख्म अभी हरा है, इसलिए उसने तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया। कहते हुए सारिका वृंदा के पैरों के पास घुटने के बल बैठ गई और गिड़गिड़ाते हुए बोली, वृंदा, मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ, मेरे बच्चे की माँ बन जाओ प्लीज़। मुझे जीवन और मौत के इस चक्रव्यूह से निकाल लो वृंदा, मैं मुक्त होना चाहती हूँ, प्लीज़ वृंदा, प्लीज़। और सारिका वृंदा के पैरों पर गिरकर रोते हुए लगातार मिन्नतें करने लगी, प्लीज़ मेरे रिस्सू की माँ बन जाओ वृंदा, प्लीज़ वृंदा, प्लीज़, मुझे मुक्ति चाहिए वृंदा, प्लीज़। अगला एपिसोड जल्दी ही।